ये जो 5 तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हैं स्पीड ब्रेकर। आप कहेंगे जी स्पीड ब्रेकर कैसे? तो अमेरिका जो कि बिना लाइसेंस के कार चलाता है, ओवर स्पीड करता है, हेजेमनी की ओवर स्पीड, दुनिया को पीछे छोड़ देने की ओवर स्पीड, कोई रूल कोई रेगुलेशन नहीं। तो उसकी कार पे ये 5 बड़े ब्रेकर आए हुए हैं और ये ब्रेकर अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहाते। अब ये चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? संदर्भ है, समझिए। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, आप किम जोंग उन जो कि नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं लूला डिसिल्वा, इन दिनों के अंदर बहुत बढ़िया से डांस करवाया है ग्रिंगो को। शी जिनपिंग रशियन प्रेसिडेंट, और खामेनेई जो कि लीडर हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। तो ये 5 वो देश हैं जो कि बीते आप अगर 6 महीने की जियो पॉलिटिक्स उठाएंगे तो अमेरिका की नाक में दम किया है। इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ता है, वो नाम है निकोलस मादुरो का। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के लीडर हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। इन पे आरोप लगते हैं कि भाई ये संरक्षण देते हैं ड्रग्स माफिया को, ये अवैध व्यापार जो कि नशे का व्यापार होता है उसके आधार पे अपने देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, और इनका बहुत बड़ा हिस्सा उस सारे जो कि नेक्सस है, जो पूरा जाल है, उसमें इनका हिस्सा बना हुआ है। अब मैं यहां पे एक घटना की तुलना करूंगा, आपकी समझ बहुत उसमें गहराई तक चली जाएगी। निकोलस मादुरो वो व्यक्ति आ रहे हैं जिनको हम छठा व्यक्ति कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक एक जिसको हम कह सकते हैं कि लाइमलाइट पॉलिटिक्स में अभी तक ये बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं हुए जियो पॉलिटिक्स में, लेकिन अभी इनके बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको मैं कुछ इवेंट बताता हूं, फिर हम तुलना करेंगे कि अगले ये क्यों अमेरिका के सामने बड़ा हर्डल बन के खड़े हो गए और अमेरिका वेनेजुएला से आखिर में चाहता क्या है। सबसे पहले आप यहां तस्वीर देखिए, ये इराक के पूर्व राष्ट्रपति जो कि जिनको फांसी की सजा दी अमेरिका ने, शब्द देखिए, इराक के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनको ऑन सिटिंग प्रेसिडेंट को फांसी की सजा दी अमेरिका ने। तस्वीरें उनकी जो स्टैचू था उसको किस तरीके से गले में जंजीर बांध के गिराया गया। क्यों गिराया गया? इसलिए गिरा, आरोप क्या था? आरोप था भाई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यहां पे बनाया जा रहा है, मतलब एक हथियारों के निर्माण, परमाणु हथियार ये बना रहे हैं जिससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, महान तबाही के हथियार बन रहे हैं। ये कैस्टर ऑयल फैक्ट्री प्लांट जो था उसमें ये आरोप लगा था। उद्देश्य क्या था? कारण मूल जो समझिए, कारण मूल ये था कि जो सद्दाम हुसैन थे, सद्दाम हुसैन ने आपसी जो सऊदी अरेबिया और बाकी देशों के साथ में गठबंधन बना रहे थे, और ये बात इन्होंने कही कि भाई अब हम डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, हम अब एक अपनी करेंसी या आपसी लेन देन के माध्यम से काम करेंगे। चैलेंज किसे हुआ? चैलेंज हुआ यूएसडी को। अब जब यूएसडी को चैलेंज हुआ, अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। पहली बात, तबाही लाई गई, और इराक से आज की तारीख में वो पेट्रोलियम लेते हैं, ठीक है। दूसरी पोजीशन देखिए, बशर अल असद। बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उनके ऊपर केमिकल वेपन का आरोप लगाया और कहा कि भैया ये केमिकल वेपन बना रहे हैं, और वहां पे आईसिस को पैदा कर दिया। बाद में आईसिस जब उनके नाक पे नाचने लगा तो उनपे हमला भी कर दिया, जैसा कि सेम अफगानिस्तान में तालिबान की कहानी है। अब यहां पे इराक के अंदर माहौल बनाया था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, यहां पे माहौल बनाया गया कि साहब केमिकल वेपन है, और केमिकल वेपन से दुनिया को खतरा है, ये देश तो आतंकवादियों का देश है। और अभी जब वहां पे खुद का मामला सेट हुआ है तो उसी सीरियन राष्ट्रपति के कंधे पे शाबाशी की थपकी देते हैं और बोलते हैं कि भैया स्वागत है आपका, आइए यूएन में अपना स्पीच दीजिए, क्योंकि सस्ता तेल मिलना वहां से शुरू हो गया। इराक से भी तेल लेना शुरू हो गया, पेट्रोलियम पे नजर है, समझिए। तीसरी शख्सियत जो आप देख रहे हैं ये है कर्नल मुअम्मर गद्दाफी। ये लीबिया के, इनको तानाशाह वो कहते थे, लेकिन इस व्यक्ति के विजनरी पॉइंट को समझिए। ये चाहते थे कि क्योंकि अफ्रीकन नेशन है लीबिया, अब अफ्रीकन नेशन में हम साहब एक करेंसी डेवलप करेंगे जिसको गोल्डन दिनार इन्होंने नाम दे दिया था। अब गोल्डन दिनार आएगा तो किसको चैलेंज होगा? यूएसडी को चैलेंज होगा। इनको भी साहब आरोपों में लगाया, इनको भी सजाएं हुई, इनकी भी मृत्यु कर दी। इनकी भी अमेरिका की सेनाएं वहां पे कूदी थी शांति स्थापना के नाम पर। तो लगभग लगभग ये दोनों नेता, चाहे सद्दाम हुसैन हो चाहे मुअम्मर गद्दाफी हो, दोनों ने यूएसडी को चैलेंज किया था, और इनका लालच वहां पे सिद्ध हो गया, इनको भी खत्म करवा दिया। अब साहब समझिए वेनेजुएला की कहानी को।
वेनेजुएला साउथ अमेरिका जो कि महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उसमें यहां पे स्थित है। उसके नीचे जो ये देश आप देख रहे हैं, ये है आपका ब्राजील, जो कि लुला डी सिल्वा का जो जिसके लीडर है। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात और देखिए, इसी नॉर्थ साउथ अमेरिका में अमेरिका के बड़े दुश्मन के रूप में, जो कि उसको एकदम तीखा वार करने वाला है, यहां पे साउथ अमेरिका में लुला डी सिल्वा, दूसरी तरफ अब निकोलस मादुरो यहां पे वेनेजुएला में, तो कॉरिडोर बन रहा है। और तीसरा, जब आप यहां आएंगे, इस कैरेबियन आइलैंड्स को देखेंगे, इस कैरेबियन सी में, तो एक देश है जो कि अपना इतिहास बड़ा तीखा बोलता है और अमेरिका की आंख में धुंधलापन आता है इसका नाम सुन के। ये है सर क्यूबा। ठीक है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस आपको पता ही होगा, जो कि कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में हुआ था। अब यहां पे चाहे क्यूबा से लेके आइए, ये कॉरिडोर ऐसा बना, अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा कि भाई आखिर में ड्रामे क्या हो रहे हैं। अब ये वेनेजुएला देश है, थोड़ा सा एक लोकेशन आपको मैं तरीके से और समझा देता हूं, ये मैप आपको और स्पष्ट करेगा। यहां पे आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देख सकते हैं और उधर यहां पे आएंगे तो ये कैरेबियन आइलैंड का जो कि सी है, उसके किनारे पे साउथ अमेरिका में आपको वेनेजुएला देखने को मिलेगा। वेनेजुएला को अब ये चाहते क्या है, वेनेजुएला से नारा लगा हुआ था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, चुनाव का बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक नारा यही था। अब साहब मेक अमेरिका ग्रेट हो नहीं रहा, अमेरिकन रिग्रेट जरूर कर रहे हैं कि यार किस बेवकूफ को हमने प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया, डिसीजंस का था पता नहीं है, बाकी बेहतर आप हमारे वीडियोस में इनके बारे में सुनते ही रहते हैं। अब जब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा का नारा है और दूसरी तरफ अमेरिका में शटडाउन की पोजीशन है, डोनाल्ड ट्रंप 11 बार, 10 से ज्यादा बार लगभग कोशिश कर चुके हैं कांग्रेस से फाइनेंस बिल को पास करा लिया जाए। मतलब वहां की जो डेमोक्रेट्स है, जो वहां का विपक्ष है एक तरीके से, वो उस फाइनेंस बिल को यानी बजट को पारित ही नहीं कर रहा। मेरे दोस्तों 11 बार कोशिश हो चुकी है और जो यूएस फेड है, यूएस फेडरल रिजर्व है, वो चेतावनी दे चुका है कि ये स्थिति रही तो गड़बड़ हो जाएगा। बहुत बड़ी संख्या में जो कि नॉन असेंशियल सर्विसेज हैं, ऐसी सेवाएं जो कि गैर आवश्यक की सूची में आती हैं, उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही। आवश्यक सेवाओं में जो है, जैसे सेना है, पुलिस है, डॉक्टर है, फायर जो वर्कर्स हैं, उनको सैलरी बहुत लिमिटेड मिल रही है। तो वहां के बेचारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं, वो फूड डिलीवरी का काम करके अपने खर्चे निकाल रहे हैं। वो अमेरिका है, ध्यान रखिएगा, बहुत महंगा जीवन वहां जिया जाता है। अब यहां पे हालत खराब है। अब मामला कहां से सेट होगा, पैसा आएगा तो कुछ करेंगे, जिंदाबाद के नारे हैं जी, कुछ तो हम ग्रेट करके दिखाएंगे, ग्रेट करके दिखाएंगे। तो एक खबर यहां पे आती है, वेनेजुएला पे आरोप ये लगाए कि भैया ये ड्रग्स का तस्करी होती है, अमेरिका का माहौल खराब होता है और दुनिया के तो हम सरपंच हैं, कुछ तो बेहतर करेंगे। तो आपने ये तस्वीरें देखी होगी कि जो वेनेजुएला की बोट्स हैं, वेनेजुएला की जो नावें हैं, उनके ऊपर हमला होता है, उनको तहस नहस कर दिया जाता है। अब यहां पे ये खबरें चलने लगी, हमने भी इसको फॉलो किया, लेकिन बहुत ये था भी कुछ इवेंट इसके और क्रिएट हो जाए तो कुछ हम बेहतर इसके ऊपर बोल पाए। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, हमला हुआ मतलब एक तरह से दूसरे देश के नाव के ऊपर उसकी ही सीमा में हमला करना, तो उसकी सॉवरिटी को चैलेंज देना तो है। लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया अब हमारा ऑपरेशन क्लियर है, अब हम जो है वो ड्रग्स को कम करेंगे। थोड़ा सा 2 मिनट पहले जो मैंने आपसे बात की उस पर फोकस करिएगा। इराक में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, सीरिया के अंदर केमिकल वेपन, गद्दाफी को डॉलर के नाम पे, और अब यहां पे, और दूसरा ईरान को मैं लेना भूल गया, ईरान के अंदर भी न्यूक्लियर वेपन के नाम पे तबाहियां मची है। अब यहां पे इशू क्या उठ रहा है, नशे का व्यापार। आगे देखिएगा सर, बड़ा क्लियर होगा, एक्सपोज होगा आज यहां पूरा ढंग से। 2 हफ्ते पहले की एक खबर है कि इज ट्रंप प्लानिंग समथिंग बिग अगेंस्ट वेनेजुएलास निकोलस मादुरो। क्या कुछ बड़ी प्लानिंग चल रही है? बड़ी प्लानिंग चल रही है इसलिए क्योंकि कुछ एक्टिविटीज हो रही थी, हमले हुए थे, तो जियोपॉलिटिक्स में खबरें आने लगी, कुछ बड़ा हुआ होगा। अब उसके बाद में ट्रंप कंफर्म करते हैं कि क्या बड़ा हुआ है। आप देखिए, ट्रंप कंफर्म्स ही ऑथराइज्ड कवर्ट सीआईए ऑपरेशन। सीआईए सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जैसे यह रॉ है इंडिया के अंदर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वैसे अमेरिका की सीआईए है, उसकी कवर्ट ऑपरेशन, तो उसको ऑपरेशन की इजाजत देगी, ठीक है, उसके अगेंस्ट में कुछ हमें करना पड़ेगा। तो मतलब वेनेजुएला है। वेनेजुएला क्यों है, कारण आपको दिखेगा तो समझ में आ जाएगा, अच्छा बेटा ये इसीलिए इसके पीछे पड़ा है।
बहाना कहां से शुरू हो रहा है? नशे के व्यापार से। उसके बाद के अंदर अब खबर आ रही है कि भाई सीआईए के ऑपरेशंस को हमने इजाजत दे रखी है, ट्रंप ने कंफर्म किया है। और एक चीज और समझिए कि जिस तरीके से रेस्ट्रिक्शन की बातें बोलते हैं कि हमने सैंक्शंस लगाए हैं, वेनेजुएला पे ऑलरेडी बहुत बड़े सैंक्शंस लगे हुए हैं। भारत और वेनेजुएला के संबंध काफी ठीक हैं। भारत के जो हिंदी लैंग्वेज डिपार्टमेंट हो और जो हमारे हैं उनकी यूनिवर्सिटीज में ओपन हाउस वहां पे है, मतलब जैसे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वैसे उनकी यूनिवर्सिटीज में हमारे कोलैबोरेशंस हैं। क्यों है सर? समझना, अभी बताता हूं। सीआईए ऑपरेशन समझ में आ गया। अब यहां पे दो खबरें हैं, पहले नीचे वाली खबर को देखिए। यहां पे चलो ये पढ़ो, पहले ऊपर देखते हैं। ड्रग क्रैकडाउन्स, क्या बीबीसी कवर कर रहा है सर? ठीक है। ड्रग को खत्म करना उसकी इच्छा है या रिजीम चेंज करना चाहता है, मतलब सत्ता परिवर्तन की इच्छा है। सद्दाम हुसैन को हटाया। इराक के अंदर भी, आपको ईरान में भी पता होगा 50s के दौर में मोहम्मद मोसिद्दीक घटना याद आ रही है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को खत्म किया जस्ट बिकॉज कि वो सरकार जो है वो तेल को नेशनलाइज करना चाहती थी, पेट्रोलियम को। उस सरकार को गिरा करके शाह रजा पहलवी की सरकार, खुद का पपेट वहां बिठाया। जब तक ईरान बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन जिस समय पे शाह रजा पहलवी के खिलाफ वहां की जनता सड़कों पे उतरी, इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और आयतुल्लाह खोमेनी, अगर मैं गलत मैं नाम शुद्ध नहीं ले पा रहा हूं तो माफी चाहता हूं, वो जब वहां सत्ता में आते हैं उसके बाद से ईरान बहुत बुरा हो गया। सारा क्रम चल रहा है, आज भी हमले और तनाव टेंशन की बात है जी, सैंक्शंस लगा देंगे, पेट्रोल चाहिए था। और ब्रिटेन भी इसमें बराबर का जिम्मेदार है ईरान के केस में। अब यहां पे रिजीम चेंज करने की बातें आप देख रहे हैं। सीआईए ऑपरेशन की इजाजत है, रिजीम चेंज करना चाहते हैं। क्यों चाहते हो सर? आगे देख लो। यूएस आइज, बिजनेस स्टैंडर्ड कवर कर रहा है, यूएस आइज लैंड स्ट्राइक, मतलब अब जमीन पे भी अटैक करेंगे। नेक्स्ट आफ्टर वेनेजुएला ड्रग बोट अटैक्स सेज ट्रंप। ट्रंप ने कहा कि जो हमने हमले किए हैं नावों के ऊपर वो तो एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब हम लैंड स्ट्राइक करेंगे, जमीन पे अटैक करेंगे। मतलब सीआईए ऑपरेशंस की इजाजत की खबर है, रिजीम चेंज की संभावनाएं दिख रही हैं। दूसरी तरफ वेनेजुएला के ड्रग बोट पे अटैक करके ही आपने उसकी सॉवरेनिटी को हनन तो कर ही दिया था। अब आप सीधी बात कह रहे हो जी लैंड स्ट्राइक भी करेंगे। सोचने वाली बात है। क्यों करेंगे? कारण आपके आप सामने है मेरे दोस्तों। भारत वेनेजुएला से पेट्रोलियम परचेज करता था। दुनिया का पहला, विश्व का पहला तेल का कुआं जहां निकला, जहां खोदा गया, दैट वाज वेनेजुएला। अब यहां पे देखिए उसकी कैपेसिटी क्या है। वेनेजुएला के पास में 303 बिलियन बैरल का, 303 अरब बैरल का भंडार है। अच्छा जी, और जिसको जो हमला करने वाला है, हमलावर राष्ट्र अमेरिका, उसके पास कितना है? उसके पास है 74। तो कहां 74 बिलियन बैरल, कहां 303 बिलियन बैरल। अब आप तुलना कर लो सऊदी अरेबिया से 267 बिलियन, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 113 बिलियन बैरल, इराक 145 बिलियन बैरल, कुवैत 102, ईरान 209, रशिया जिससे हम पेट्रोलियम ले रहे हैं और अमेरिका चिड़ा बैठा है 80, 80 ओनली, इवन यूएस से तो ज्यादा ही है, बट 80 बिलियन बैरल के भंडार है। अब आप कल्पना करिए वेनेजुएला जैसे देश जिसके पास में 303 बिलियन बैरल का भंडार है पेट्रोलियम का, उस पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हुए हैं? नजर तीखी है, हमारे कब्जे में आ जाए, हमारा नहीं तो किसी का नहीं, ये इनकी नजर है। और आप देखो स्थिति क्या पैदा कर दी है। वेनेजुएला का डाटा सबसे ऊपर है, सऊदी अरेबिया सेकंड, ईरान थर्ड, कनाडा फोर्थ, इराक फिफ्थ। ठीक है, बाकी सब तो नीचे हैं। अब जिसके पास 303.22 बिलियन बैरल का भंडार है, वो एक्सपोर्ट जो कर रहा है वो 4.05 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर पा रहा है। और जिस देश के पास में यूएसए का तो इसमें नाम भी नहीं है। आप देख, ये रहा सर, यूनाइटेड स्टेट्स, ये रहा 55.2 बिलियन बैरल का मार्केट है, टोटल रिजर्व है इसके पास। और बिजनेस देखो सर 125 बिलियन बैरल। इवन आप कल्पना करिए सेकंड हाईएस्ट, फर्स्ट हाईएस्ट तो 125 बिलियन हो ही गया अमेरिका के पास, जिसकी कैपेसिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पे तो उसके पास रिजर्व है। और सेकंड हाईएस्ट बिजनेस करता है
सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया, बिजनेस भी सेकंड नंबर पे है। तो नियम से वेनेजुएला का एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? सैंक्शंस लगाए हैं इसने वेनेजुएला के ऊपर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। ये है ग्रेट अमेरिका, ये मेक अमेरिका ग्रेट करेंगे, देश का गला घोट दिया है पहले से। रिजर्व पेट्रोलियम पे इनकी नजर है, आंकड़े बड़े क्लियर हैं। अब साहब यहां पे खबरें जो आई जिससे सारा तनाव बढ़ा, वो खबर है कि F-35 फाइटर जेट्स जो हैं वो फ्लाई करके गए हैं वेनेजुएला के स्काई से, यानी जो उसकी टेरिटरी है उसके ऊपर से कौन उड़ रहा है? F-35 फाइटर जेट, जो कि यूएस के फाइटर जेट्स हैं, वो उड़ के गए हैं। चिंता की बात तो है। अब यहां पे फाइटर जेट्स के बारे के अंदर मेन खबर बात यह है कि 8160 किलो का वेपन हेड ये लेकर के चल सकता है सर, वॉरहेड्स ये लेके जाता है, बड़ा भारी भरकम है। अब साहब किया क्या जाए? निकोलस मादुरो ने इस बात के ऊपर कहा कि भैया ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि वो जो 5 लड़ाके आपने पहले देखे थे, अमेरिका को आंख में आंख दिखा के बात करते हैं, ये पड़ोसी कमजोर नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर एक छोटा सा देश क्यूबा ने जो हालत की थी अमेरिका की कोल्ड वॉर के दौरान, वो आज तक इतिहास का हिस्सा है। और ब्राजीलियन प्रेसिडेंट जिसके जस्ट नीचे देश है, लूला डिसिल्वा ने तो ग्रिंगो शब्द से उपमा दे दी थी, जो कि आपके और हमारे बीच में काफी पॉपुलर भी हो गया। अब निकोलस मादुरो जो है वो लेकर के आते हैं अपना हथियार और कहते हैं कि भाई साहब, हमने 5000 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो है वो हम अब तैनात करेंगे। 5000 हमला करेंगे और डंके की चोट पे हमला करेंगे। ठीक है सर, कि डरने वाले हम नहीं हैं। अब ये जो मिसाइल है आप देख रहे हैं कि सोल्जर ने अपने शोल्डर पे रखी हुई है, लागा एस मिसाइल है। अब दिखने में लगे यार भाई गजब हो, F-35 बड़े जेट्स हैं, ये कहां पे, मतलब एक लोअर एल्टीट्यूड के ऊपर मार करने वाले मिसाइल है सर। नंबर ऑफ मिसाइल्स का क्लेम हुआ है 5000 का। उनके पास की कैपेसिटी में सर ये जो बैक टू बैक हमले होते हैं, ये बड़ा भारी हमला करने वाली मिसाइल ये है इक्विपमेंट। ये ना सिर्फ शोल्डर से बल्कि बोट से, जहाज से, आप कई जगह किसी भी तरह से, मतलब मल्टी इसको आप लॉन्चर यूज इसके किए जा सकते हैं साहब। इसकी इन्होंने धमकी दी। अब ये लागा एस बड़ी जबरदस्त हो जाती है। अच्छा, अरे पुतिन कैसे आ गए यहां पे? रीजन है सर, गौर फरमाइए। ऐसे ही तो नहीं है कि पुतिन की एंट्री हमने करा दी है। लागा एस और लागा एस के बाद के अंदर आए हैं व्लादिमीर पुतिन। वो इसलिए आए हैं मेरे दोस्तों कि रशिया जो है, रशिया यूएस कब, किसकी खबर? इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है 23 अक्टूबर 2025 की। रशिया यूएस वॉर मैकेनाइज्ड टू फेस ऑफ अगेन 5000 रशियन लागा एस एयर डिफेंस मिसाइल वर्सेस 10 अमेरिकन F-35 फाइटर्स कवर वेनेजुएला स्काई सून। मेरे दोस्तों, ये जो लागा एस मिसाइल है ये रशिया की मिसाइल्स हैं। तो कुल मिलाकर के जहां पे ईरान से सिर्फ ओड़ी चल रही थी यूएस की, रशिया ने पैर डाला। उसके बाद में नॉर्थ जो कोरिया के बारे के अंदर जब ये बोलते थे भैया हम इनको तबाह कर दें, रशिया ने कहा आकर के देखो, और खुद के साथ तो माहौल चल ही रहा है। अब यहां पे वेनेजुएला के अंदर ये लागा ऐसा होगा कि लागा चुनरी में दाग, अमेरिका कहे छुड़ाऊं कैसे, नहीं छूट पाएगा। रशिया ने यहां एंट्री ली है सर। रशिया का ये इतिहास है कि उसने बहुत सारे देशों की इंक्लूडिंग इंडिया मदद की है, जो कि अमेरिका की कुत्सित नीतियों का, उसके प्रयासों का, उसके शोषणकारी जो उसने कृत्य किए हैं उनके अगेंस्ट में खड़ा हुआ है। पुतिन ने वहां, पुतिन का मतलब रशिया ने वहां पे बड़ा मजबूती से साथ दिया है साहब। वेनेजुएला के साथ में काफी इनके अच्छे रिलेशंस हैं, बहुत सारे इनके जो ट्रेड वो ये आपस में करते हैं। हथियारों का बहुत बड़ा बाजार रशिया के लिए वेनेजुएला है। तो वेनेजुएला के साथ में एक लोकतांत्रिक रूप से व्यवहार रशिया करता है, कारण क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड, जिसको हम बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहते हैं, जहां किसी एक देश का सिक्का ना चले को कहे जी हमसे बढ़ के कौन ना जी, बराबर के प्लेयर क्रिएट होंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि जिस तरीके से निकोलस मादुरो के साथ में व्यवहार यूएस कर रहा है, वाजिब बनता है रशिया का मजबूती से खड़ा हो जाना। इसलिए पुतिन के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। अब साहब यहां पे खबर देखिए, फर्स्ट पोस्ट पे खबर आई है आज ही 24 अक्टूबर को दोपहर 2:06 पे। डेड यूएस फ्लाई B-1 बॉम्बर्स नियर वेनेजुएला। अभी जो B-1 बॉम्बर है, आपने B-2 बॉम्बर का नाम तो सुना होगा, जो स्ट्राइक हुई थी ईरान के अंदर, नतांज, इस्फहान और बाकी जो फॉर्डो, जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स थी, वहां पे हमले किए गए थे।
तो वहां पे B2 बॉम्बर आया था। ये वही B2 बॉम्बर है जिसने जो परस्यूइंग पीस का नारा लेकर के ट्रंप और पुतिन यूक्रेन के मसले को लेके अलास्का में मिले थे, तो जो सलामी दी गई थी ऊपर से फ्लाइट जो फाइटर जेट जो गए थे बॉम्बर, वो B2 बॉम्बर ही थे। लेकिन यहां नाम है B1 बॉम्बर। B1 बॉम्बर को एक बार हम पहचानेंगे, पहले खबर और देखिए। रिपोर्ट क्लेम्स दैट B1B बॉम्बर, ठीक है, B1B बॉम्बर तो ये रहा, उड़ के गए। डिटेल में जब हम गए तो एक खबर और मिली कि लगभग एक हफ्ते पहले B52 बॉम्बर जो हैं ये भी उड़ के गए थे। अब F-35 उड़ रहे हैं ऑलरेडी, B1B बॉम्बर देखे गए, इसके साथ में US B52 बॉम्बर, इनके एक बार देखो सर, ये है सर B1 बॉम्बर, साइज वाइज में बढ़िया ही लग रहा है। आप एक बार B2 बॉम्बर को देखिए सर, ये जो आप देखेंगे इस तस्वीर को, ये वही B52, माफ करिएगा, नॉट B2, B52 बॉम्बर की तस्वीर आप देखिए। इसकी साइज इस लेवल पे समझ में आएगी, तस्वीर तो बहुत छोटी दिख रही है आपको, इसके जो आप देख रहे हैं सारा सेटअप उसी समझ में आ रहा होगा किस लेवल पे ये हथियार लेके चलता है। आप इस तस्वीर को और क्लियरली देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पेलोड ये लेकर के जा सकता है और कितना जाइंट लेवल पे ये इसका आकार है। तो कुल मिलाकर के हमने क्यों दिखाया, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, दूसरा समझ में आए किस तरीके से वो एग्रेसिवली एक वो मोमेंट करना चाह रहा है कि सामने वाला देश प्रेशर में आ जाए कि भाई हम कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन बड़ा काम आप ये कर सकते हो, जैसे मेरा बेटा फ्रूटी में स्ट्रॉ लगा के पीता है, उसको खुशी मिलती है, जब पापा नहीं दिलाते तो रोने लगता है, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप या कहिए यूएस को दुनिया से पेट्रोलियम नहीं मिलता उसकी कीमतों पे, उसकी शर्तों पे, तो रोने लगता है और सामने वाले में कुछ ना कुछ कमी निकाल के हमला करने की योजना बना लेता है। अब वो देश जिनके पास में पेट्रोलियम नहीं है वो शायद खुशनसीब है इस कंसर्न में कि अमेरिका उनको एकाएक छुएगा नहीं। अनुमान लगाइए कि अफगानिस्तान में यदि पेट्रोलियम के भंडार, विचित्र भंडार भरे होते, अकूत भंडार होते, क्या वो छोड़ के जाता? नहीं जाता। खैर, समझदार को इशारा काफी है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अब इसके क्या चक्कर है, इसकी जो ये स्ट्रॉ लगी है ना, इसकी स्ट्रॉ को कोई दबा देता है। कौन दबा देता है? ब्रिक्स दबा देता है। ब्रिक्स नेशन से ये डॉलर परेशान है कि हाय राम, ये हो क्या रहा है। आपको पता होगा 10% की धमकी भी दी है ना, ब्रिक्स नेशंस पे लगा देंगे, क्योंकि ये एक्चुअली ग्रुप जो बन रहा है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और बाकी और देश आ गए इसके अंदर मिलके, तो कुल मिलाकर के अपनी अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। और ये बड़े देश, इनकी अर्थव्यवस्थाएं बड़ी भारी हैं। तो जब ये बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश आपसी व्यापार को अपनी खुद की करेंसी में करेंगे, तो आप सोच के देखिए क्या चमत्कार होगा। इनके लिए रास्ता कहां बचेगा? तो डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज है, और रशिया जो वहां बैठा है पीछे से, उद्देश्य यही है कि साहब इन्हें शामिल किया जाए, अपने ग्रुप में इनको साथ लेके चला जाए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रारंभिक प्रयास वेनेजुएला के भी थे ब्रिक्स में शामिल होने के, और शायद वो बाद में शामिल नहीं हुआ। आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस फैक्ट, मेरे दिमाग में शायद कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है कि वेनेजुएला ने पहले प्रयास किए और नहीं हुआ, शायद हो सकता है हुआ भी हो। आप करेक्ट कमेंट बता दीजिएगा। तो समझ में आ रहा है सर? तो रूस जो है, पुतिन जो है, वो कमर तोड़ रहा है डॉलर की बाकी देशों के अंदर एंट्री करके। तो यहां पे ये खबर जो थी सर, ये आपके सामने आई थी, यूएसए कांट स्टॉप ब्रिक्स। ब्रिक्स को रोकना सर इम्पॉसिबल है। ब्रिक्स का विस्तार इनकी अतिवादी नीतियों का परिणाम है। ब्रिक्स का विस्तार दुनिया के अंदर आर्थिक साम्राज्यवाद, इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म को डेवलप करने के ऊपर एक, जिसको बोलते ना कि मजबूत प्रहार है। तो ब्रिक्स को तो सर आगे बढ़ना होगा, ब्रिक्स आगे बढ़ेगा, और ब्रिक्स की जड़ जो है वो रशिया है, वो इंडिया है, वो चाइना है। इसलिए आरआईसी के कॉन्सेप्ट को मजबूत होना, और ये बहुत अच्छा रहा कि इन्होंने फर्जी क्लेम किए कि भाई हमने युद्ध रुकवाया, फिर ट्रेड वॉर, ये वो सब, तो भारत कम से कम निकल तो पाया, वरना भारत की स्थितियां बड़ी उलट हो चुकी थी अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में। आप बेहतर समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये बेहतरीन मुस्कान बनी रहे, क्योंकि ऐसे लीडर्स की दुनिया को रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवहार इस दुनिया के अंदर बना रहे हैं और मल्टीपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट करते हैं। तो साहब, ये सारी चीजों को लेके हमने आपके सामने एनालिसिस किया, और ये तो खैर ये है, इनके बारे में तो अब क्या ही कहें। आपके पास कोई शब्द हो तो उतार दीजिए। और हां, ये सारे एनालिसिस की शुरुआत में मैं आपसे एक जिसको बोलते हैं ना कि औपचारिक रूप से नमस्कार करना भी रह गया, मुझे अब याद आया, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? बड़ी बात वो है, कमेंट बॉक्स में आपके आशीर्वाद शब्द वहां होने चाहिए। अच्छा लगे तो साथियों के साथ में शेयर, और इस परिवार का हिस्सा जरूर से आप बनिएगा।
आपकी बढ़ती हुई संख्या मेरे हौसले को बढ़ाती है और मेरा बढ़ा हुआ हौसला कुछ डीप रिसर्च करने के लिए मुझे मोटिवेट कर देता है। बाकी सब तो सर सब कुछ ईश्वर की कृपा से चल ही रहा है। फिर मुलाकात किसी और वीडियो में। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। सभी मेरे राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, बाय बाय।